बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की जो जिस जगह पे आज है उसकी तौजीह तो बड़ी मिल रही है कि वजूहात ये थी और वो वजूहात हैं भी। कोविड अब किसी के इख्तियार में नहीं था, यूक्रेन वॉर, कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल, वो ठीक बात है, लेकिन अब हम किधर हैं और इसके आगे रोड मैप क्या है, ये एक रिसर्च क्वेश्चन है एंड इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। और जितना मर्जी इसमें आप इकोनॉमी ढूंढें, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बनता जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने पैसे बाहर से देने हैं वो भी पॉलिटिकल क्वेश्चन अब लगता है कि रेज कर रहे हैं, और मुल्क के अंदर भी यही बात होती जा रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज ईटिंग अप कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट एक्सटर्नली। आगे अब क्या इसके ऊपर बातचीत होती है या आगे क्या रोड मैप हो सकता है, इसके अंदर हम झांकने की कोशिश करेंगे एक्सपर्ट की मदद से, जिन्होंने हाल ही में चीज़ों को देखा है। और आज एक छपा भी हुआ है जिनकी इस बारे में एक आर्टिकल एक लोकल अंग्रेजी रोजनामा में। डॉक्टर आबिद, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि हम ये जो क्वेश्चन है कि लोकल LCs खोलने के लिए जो है वो तो स्टेट बैंक ने आज लिबरल वो इशू किए, बट हम सारी नहीं खोल सकते। इसका मतलब है इंटरनली तो हमने एक्सपोर्ट के ऊपर पैसे हमारे पास नहीं है, डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन हुई ना। एक्सटर्नल पे क्या पोजीशन है? देखिए ताहिर, दो इश्यूज को हम कंफ्यूज कर रहे हैं, दो टर्मिनोलॉजी को कंफ्यूज कर रहे हैं। एक ये है कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, पैसे हैं, डॉलर्स नहीं है। एक है कि आपने किसी के देने और वो आप वापस नहीं कर पा रहे। तो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन जो है, अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट को प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें तो उसका मतलब तो यही है कि जो लेंडर हैं हम उनके डॉलर रिटर्न करने के काबिल नहीं रहे और हम डिफ़ॉल्ट कर गए, जो कि बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने अपनी जो अभी तक की लायबिलिटीज़ हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ और जो सॉवरेन डेट्स हैं, उनको अदायगी को मौखर नहीं किया, उनको दिए जा रहा है। और आगे भी जो आने वाली हैं या तो वो रीशेड्यूल होंगी या वो दे रहा होगा। सो ये हम शुरू में इसको कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि आपके जो फॉरेक्स रिजर्व हैं बड़ी तेज़ी के साथ डिप्लीट हुए हैं, और वो जो एक फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट है उसका सिलसिला जारी है। अगर वो रिप्लेनिश नहीं होते आपके फॉरेक्स रिजर्व, तो जो एक बड़ी लिबरल किस्म की इंपोर्ट रजीम है, ज़ाहिर है कि वो मुतासर हो रही है और वो आगे फर्दर होने का खदशा भी है। इसी तरीके से जो आपकी एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना कि उनकी पेमेंट टाइम पे हो रही हो। तो ये चीज़ें स्टेट बैंक को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को देखना होंगी। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर गया। ये बताइए कि अभी आगे आपको भी जैसे पता है कि बॉन्ड एक जो है उसकी हमने पेमेंट्स करनी है काफी। जो अगले बॉन्ड की पेमेंट है वो 2024 में नहीं, 2023 में बॉन्ड की कोई पेमेंट जो है वो ड्यू नहीं है। वो नहीं है, लेकिन हमने कर्ज की अदायगी तो करनी है। कर्ज की अदायगी करनी है। अब देखिए, कर्ज का आपका यानी जो 2022 में जो एक वाहिद खुशी की खबर पाकिस्तान के लिए है, या जो रोशन पहलू निकला, वो ये था कि इन तमाम चामगोइयों के बावजूद कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। और उसकी वजह यह नहीं कि कोई हमारी इकॉनमी बहुत मजबूत होगी, इसकी वजह यह है कि इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ तो थी लेकिन जो पाकिस्तान का डेट स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाता रहा है अभी तक। उसमें 30% आपके जो कर्जे हैं वो तो सीधे सीधे चाइना के हैं, एक और 20% जो है वो गल्फ कंट्रीज़ के हैं, और ये वो दो हैं। जो 50% तो आपके कर्जे वो हैं जो कि पाकिस्तान को पिछले कई सालों से पाकिस्तान उनको रीशेड्यूल करवाता चला आ रहा है, और आगे भी उम्मीद है कि पाकिस्तान उनको रीशेड्यूल करवा रहा होगा। तो वो जो अदायगियाँ हैं अगर वो मौखर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन जो है वो तो नहीं बनती। उसके बाद आपके जो फर्दर को 20% के करीब आपके लोन हैं, वो IMF के, वर्ल्ड बैंक के, ADB के, ये जो हमारे मल्टीलैटरल लोन्स हैं ये हैं, और इनमें पेरिस क्लब का भी कुछ लोन शामिल है। तो जब आपका 70-75% लोन जो है वो इस तरह का है जो कि फौरी तौर पे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को ना तो उनके को डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है और उनका रीशेड्यूल होने के इम्कानात भी काफ़ी रोशन है। तो ये तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पे एक मुश्किल वक्त है
कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इस वक्त बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये कहना थोड़ा सा शायद एग्जैजरेशन होगा कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर गया है। हाँ, जाहिर है कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज आती है तो वहां पे फिर मुश्किल बनेगी। और आप समझते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है दैट इज द रूट कॉज एट दिस पॉइंट? दैट इज वन ऑफ द कॉजेज। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो अगले 2023 में जो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस पूरे सिनेरियो में है, एक तो ये है कि हम कितना ये बैलेंस रख पाएंगे अमेरिका, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया इनके साथ अपने ताल्लुकात में। चाइना के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो आपका 30% जो लोन्स जिनकी रीशेड्यूलिंग है वो मुश्किल में पड़ जाएगी। गल्फ कंट्रीज़ में आपका फॉरेन पॉलिसी इम्बैलेंस आता है तो जो अगले 20% लोन्स हैं उनकी रीशेड्यूलिंग या डेफर्ड पेमेंट पे तेल लेना वो मुश्किल में पड़ जाएगा। अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो IMF का आपके साथ मामला जो है वो मज़ीद सख्त हो जाएगा। तो अभी तक तो पाकिस्तान एक बैलेंस रखता चला आ रहा था। अब 2023 में ये देखना होगा कि जो ग्लोबल जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस हैं वो कैसे इवॉल्व होती हैं। एक जो पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार सिनेरियो बनने जा रहा है, तो पोस्ट कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद भी एक नया सिनेरियो जो बन रहा है जिसमें कि दोबारा से पोलराइजेशन हो रही है, अमेरिका वर्सेस चाइना, अमेरिका वर्सेस रशिया, और ये बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है। तो क्या कोई ऐसी स्टेज तो नहीं आएगी जिसमें कि पाकिस्तान को बड़ा खुल के किसी एक पार्टी का साथ देना पड़ गया? और अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फिर जाहिर है कि पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आ जाएगा, मुआशी लिहाज से भी और बाकी जियो इकोनॉमिक और जियो पोलिटिकल। आप समझते हैं कि जो इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल सेटअप पाकिस्तान में, लेट्स नॉट कॉल इट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या सोशल, नहीं, आप इसको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, ये है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी है। और इसका भी एक जो है वो एक रोल है पाकिस्तान की इस वक्त कमज़ोर मुईशत में। जाहिर है कि आपके जो दोस्त ममालिक हैं जब उनको ऑब्लाइज करना है तो वो किसी शख्सियत को ऑब्लाइज नहीं कर रहे होते, वो एक हुकूमत को ऑब्लाइज कर रहे हैं। और ये नहीं हुकूमत को कर रहे हैं ना, एक रजीम को कर रहे हैं। तो वो रजीम क्या आज वाली रजीम होगी? वो रजीम क्या 2 महीने बाद बदल तो नहीं जाएगी? कोई केयर टेकर सेटअप तो नहीं आ जाएगा? अगले इलेक्शन के बाद आइंदा आने वाले 5 सालों के लिए कौन सी हुकूमत होगी? तो ये वो क्वेश्चन है जो कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनके जहन में आते सोच रहे हैं। और एक चीज बड़ी खुल के मैं उस पर बात भी करना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है उसके बारे में। अभी हम कुछ देर से इसका कॉन्टिन्यूसली जिक्र भी करते आ रहे हैं कि यूरोप में रिसेशन है, जर्मनी और इटली ने अनाउंस भी किया हुआ है। अमेरिका में बहुत सख्त इन्फ्लेशन है और वो डॉलर की वो सारी बातें हमें पता है, इलेक्शन के लिए उन्होंने दबाया हुआ था। हो सकता है अमेरिका में भी रिसेशन सेट इन होना शुरू हो जाए, क्योंकि एक क्वार्टर तो गुजर गया, 2 और क्वार्टर गुजर गए तो वो रिसेशन कहना शुरू कर देते हैं। और 4-5 ट्रिलियन डॉलर की जो प्रोडक्टिविटी के जर्मनी की -5.5% नेगेटिव ग्रोथ होगी इस कैलेंडर इसमें फाइनेंशियल ईयर में और अगले 4 साल। और जो गल्फ स्टेट्स हैं, सऊदी अरब, UAE और कतर, उनमें 3.5 ट्रिलियन डॉलर की आजकल रशिया ने प्राइस टैग के ऊपर जो है वो सप्लाई भी रोकने का ऐलान कर दिए कि 60% अगर एम्बार्गो लगाते हैं तो हम उसके वो नहीं रोकेंगे। तो इस हालात में चाइना जो है वो सऊदी अरब गए हैं, उन्होंने जो बाइडन ने के कहने पे सऊदी अरब ने प्रोडक्शन ऑयल की नहीं बढ़ाई अपनी। पता ये लगा है कि पाकिस्तान को के लिए सऊदी इमदाद लाइनअप थी, लेकिन वो कहते हैं कि या तो इलेक्शन हो, पता लगे कि कौन आएगा, या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जैसे पहले जनरल बाजवा जाते रहे वो आए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने सुना गया कि मैं नहीं जा रहा। अच्छा। ये अफवाहें हैं, देखिए मैंने पता नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका वर्सेस सऊदी अरब, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूटी आपने इसका जिक्र किया तो मैं इसे कहता हूँ, तो इसके लिए क्या जरूरी नहीं है कि या इलेक्शन हो और कोई स्टेबल गवर्नमेंट आए या अगले सेटअप का, क्योंकि 5 साल अगले 4 साल होंगे तो कोई बता सकेगा ना कि पॉलिसी आगे क्या है। जी देखिए, जो आपने वो सारा बताया सऊदी अरब और बाकी चीज़ें कि कौन पैसे मांगे और वो फिर दे रहे होंगे, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी है। लेकिन जाहिर है कि जैसे कि मैंने अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं जा रहे जो कह रहे थे कि जाना, तो मैंने इसकी बात नहीं सुनी। लेकिन जो पहला क्वेश्चन के जवाब में मैंने जो आपको बताया था कि इस वक्त कोई भी हो सऊदी अरब की जगह या चाइना की जगह या अमेरिका की जगह, उसकी यही ख्वाहिश होगी कि वो किसी ऐसी हुकूमत के साथ मामला तय करे जिसके जो रूट्स हैं
वो अगले कम अज़ कम पता हो कि अगले 5 साल के लिए या अगले कुछ अरसे के लिए वो स्टेबल है, या वो एक ऐसे पॉलिटिकल सेटअप से बात करना चाहेगा जो कि एक कंटिन्यूटी हो, जिसमें पॉलिसी की कंसिस्टेंसी हो। हमने देखा कि पिछली हुकूमत की जो एक फॉरेन पॉलिसी आउटलुक था और मौजूदा हुकूमत का फॉरेन पॉलिसी आउटलुक था, वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरीके से बाकी जो जियो पोलिटिकल इशूज़ हैं उसमें दोनों हुकूमतें, पीटीआई की हुकूमत और पीडीएम की हुकूमत, उनकी एक अपना अपना वो अंदाज है उनको टैकल करने का। तो जाहिर है कि इस वक्त दोस्त ममालिक हैं वो देख रहे हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये सारा जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये ऊँट किस करवट बैठेगा। क्या पीडीएम जो है वो अगले इलेक्शन के बाद अगले 5 साल के लिए आएगी, या पीटीआई आती है, या कोई और अलायंस आता है? क्या अभी फौरी तौर पे इलेक्शन होंगे या इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत के बाद होंगे? क्या बीच में कोई केयर टेकर सेटअप भी आएगा? और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक अनसर्टेनिटी में इजाफा करती हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस जो फैसला करना है हमारे दोस्त ममालिक ने कि पाकिस्तान को कहाँ तक और कितना और कब रिलीफ देना है, ये उस पर असरअंदाज हो रहा होगा। एक क्वेश्चन, मतलब क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ सारा कुछ लटका हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिसी का जो पैरामीटर है और पॉलिसी की ऑप्शन जो है वो बड़ी लिमिटेड है इस वक्त अगर देखा जाए, क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट जो है वो बड़ी अब ज़रूरी लगती है, और वो रुकी हुई है हमारी उस पॉलिसी के साथ जो 5 साल के लिए होनी चाहिए, 6 साल के लिए, 3 लंबी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के लिए। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी रजीम की बात नहीं कर रहा, कोई भी गवर्नमेंट आए, एक मिडिल कोर्स, क्योंकि कोल्ड वॉर, ये न्यू कोल्ड वॉर तो अब रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक मिडिल कोर्स पाकिस्तान के लिए अडॉप्ट कर लेना बिटवीन यूएस लेड और ये यूरेशिया, जिसे हम पहले सॉफ्टली कहते थे, चाइना और रशिया, और अब गल्फ भी शामिल है उसमें, चाइना रशिया के साथ सऊदी अरब है, इनके दरमियान पॉसिबल है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की चॉइसेस इतनी हैं। पाकिस्तान अभी तक एक मिडिल कोर्स अख्तियार किए बैठा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो लग्जरी है ये ख़त्म होती चली जाएगी। अभी जो 2 डिसाइसिव फैक्टर आएंगे, एक तो एनर्जी की प्राइसेस का डिसाइसिव फैक्टर है कि दुनिया में एनर्जी की कीमतें क्या होंगी, और उसका बहुत हद तक दारोमदार जो है वो इन विंटर्स पे है, जो कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स कितनी शदीद होती हैं, सख्त तो हैं। अगर वो सख्त होती हैं तो जाहिर है एनर्जी जो है उसकी प्राइसेस मज़ीद बढ़ेंगी, मज़ीद कीमतें बढ़ती हैं तो पाकिस्तान को ये मजबूरी हो जाएगा कि वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ बना के रखे, चाइना के साथ अपने रोल ओवर जो है उनको बना के रखें। अगर देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पे जा रहा हूँ कि चूँकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई इतनी तवालत अख्तियार कर जाएगी। सबका ख्याल था कि छोटा सा यूक्रेन है और रशिया उसको 1 महीने 2 महीने में जंग ख़त्म कर चुका होगा और अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा। अब जितनी ये जंग तवालत अख्तियार करती जा रही है, रशिया की फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता जाएगा, और रशिया के पास अब वो उसने 2-3 दफ़ा खुल के इस चीज़ का इजहार कर दिया कि उसके पास अल्टीमेट जो है वो न्यूक्लियर जो हथियार हैं उनका इस्तेमाल एक ऑप्शन है। अब अगर वो उस हद तक जाता है तो क्या पाकिस्तान के लिए ये चॉइस रहेगी बाकी कि वो रशिया की मजम्मत ना करे जनरल असेंबली में? और अगर वो ज़ाहिर नहीं रहेगी, और अगर वो और अगर वो नहीं करता तो फिर क्या ऑप्शन है, और अगर वो करता है तो फिर क्या ऑप्शन है? अगर वो करता है तो क्या चाइना उससे नाराज होगा या नहीं होगा? तो ये बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अब जियोपॉलिटिकल हालात इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि शायद अगले साल में, जब आप अगले साल के नवंबर दिसंबर में चीज़ों का वो रिकैप कर रहे होंगे, तो उसमें आपको लगेगा कि ये पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई थी और उसमें ममालिक को अपने अपने जो इत्तेहादी हैं उनको चूज़ करना पड़ गया था। एक आखिरी क्वेश्चन, अगर वो ज़ाहिर है आपको नहीं पता क्या होगा, मुझे किसी को भी नहीं पता कि आगे पोलराइजेशन कितनी शदीद होती है और हमें क्या करना पड़ता है, लेकिन हिपोथेटिकल नहीं बट एक एक्सियम के तौर पे जैसे वो लोग आगे बात करते हैं, अब वो इस वक्त जिन इलाकों में कंसोलिडेट करना है वो उन्होंने कर लिया है रशिया ने। हम डिग्रेस नहीं हो रहे टॉपिक से, मैं सिर्फ उसका जो अब बाकी जो है उनमें उन्होंने वो रशिया ने बड़ा सख्त किया हुआ है तबाही, वो उनकी वाटर सप्लाई स्कीम्स, उनके जनरेटर्स, उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ग्रिड्स वो उड़ा रहे हैं उनके। एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एन विंटर के मिडल में
20 मिलियन यूक्रेनियन जो हैं वो इमिग्रेंट होकर यूरोप में आएंगे। 2 करोड़ अगर इमिग्रेंट वो पुश कर देते हैं यूरोप में, रशिया, तो एक तरह से तो ये वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो री इनेक्ट हो गया ना, बिल्कुल करने के लिए। तो इस सूरत में क्या हमारे लिए ये बेहतर नहीं होगा कि हम कोई कैंप ना ज्वाइन करें? नहीं, हम तो कोई कैंप भी ज्वाइन नहीं कर रहे अभी तक। देखिए, पाकिस्तान ने अभी तक जो यूएन जनरल असेंबली में जितने वोट्स हुए हैं उस पर अब्सटेन किया है। तो पाकिस्तान जो है बहुत से दूसरे ममालिक की तरह नॉन अलाइंड अपने आप को रख रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लग्जरी बाकी नहीं रहेगी। जो रशिया जो है वो अपने टैक्स सख्त करेगा। अमेरिका ने ऑलरेडी पेट्रियट मिसाइल जो हैं वो देने की मंजूरी दे दी है। अमेरिकन के दोनों हाउसेस ने बाईपार्टिसन एक रेजोल्यूशन में। तो अब अगर वो जदीद असलहा और पेट्रियट मिसाइल उनके साथ यूक्रेन को लेस कर दिया जाता है तो यकीनन जो जंग का पैमाना जो है ये मजीद वसी होगा। और अगर ये स्केल अप होता है तो फिर नेक्स्ट डे देखना है कि क्या चाइना और रशिया की जो ऑल टाइम और ऑल वेदर फ्रेंडशिप है उसके क्या तकाजे होते हैं। क्या चाइना अब्सटेन करता है, क्या चाइना उसकी मजम्मत करता है, क्या चाइना अफोर्ड करेगा रशिया का खुल के साथ देना। तो ये पाकिस्तान के लिए एक क्वेश्चन फ्राहम करेगा कि चाइना जो है वो इस रशियन जंग पे क्या स्टांस लेता है। ठीक है, बहुत लंबा हो रहा है। मेरा ख्याल है इसका जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है उसका 1-2 दिनों में अगले हम जरूर एक प्रोग्राम जिसमें इकोनॉमिक करेंगे, आई थिंक बनता है करना, क्योंकि इकोनॉमिक से ज्यादा जो सिचुएशन हिंज कर रही है वो उस पे है। तो अभी क्योंकि लंबा हो रहा है इस पे हम बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आज तक के लिए इतना ही, इस प्रॉमिस के साथ कि इसकी जो प्योर इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं उसके ऊपर भी हम जल्दी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।